नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट जारी है। तिहाड़ जेल में आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 5 घंटे चल सकता है ये पोस्ट नार्को टेस्ट। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट का मिलान होगा, यानी कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो सवाल पूछे गए थे आफताब से और जो नार्को टेस्ट में पूछे गए हैं उसका मिलान करने की कोशिश की जाएगी। पॉलीग्राफ टेस्ट में, जैसे कि पहले हमने आपको बताया था, कई सवालों पर जो जांच टीम है उसको गुमराह करने की कोशिश आफताब की ओर से की गई थी। अब नार्को टेस्ट में भी ये बात तो कबूली है उसने कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां जो मिलती नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट में अलग जानकारी दी गई और नार्को टेस्ट में अलग जानकारी दी गई है, और इसीलिए ये पोस्ट नार्को टेस्ट आज ज़रूरी हो गया है। तो इसकी जो अहमियत है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। और पॉलीग्राफ टेस्ट में भी 50 से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे आफताब से। उसके बाद नार्को टेस्ट हुआ जिसमें एक दवा दी जाती है और सेमी कॉन्शियस स्टेट में सवाल पूछे जाते हैं किसी भी आरोपी से। आपको जानकारी दे दें, 4 साइकोलॉजिस्ट इस वक्त सवाल जवाब कर रहे हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौजूद हैं। तिहाड़ जेल में ये पोस्ट नार्को टेस्ट इस वक्त चल रहा है। तो आपको बता दें, पोस्ट नार्को टेस्ट जो होता है वो क्यों होता है ज़रूरी और क्या होता है पोस्ट नार्को टेस्ट। आपको बता दें, वैसे जो 4 साइकोलॉजिस्ट हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौजूद हैं पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान। नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है और होता क्या है, इसके जरिए क्या पुख्ता करने की कोशिश होती है, आइए ये जानकारी आपको बता देते हैं। दरअसल नार्को टेस्ट के बाद दोबारा पूछताछ होती है और जो नार्को टेस्ट है उसके बाद ये किया जाता है और दोबारा इसमें सवाल जवाब किए जाते हैं। आरोपी से वही सवाल फिर से पूछे जाते हैं जो कि नार्को टेस्ट के दौरान पूछे गए थे। तो ये मिलान करने की कोशिश की जाती है। जो नार्को टेस्ट के दौरान पूछे गए थे सवाल, तो एक बार फिर से उन सवालों को रिपीट किया जाता है पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान, ताकि जवाबों का मिलान किया जा सके। अब ये जो सेमी कॉन्शियस स्टेट में दरअसल नार्को टेस्ट में जवाब देता है कोई आरोपी, उसके बाद वो भूल जाता है, बड़बड़ाने की स्थिति में उस वक्त होता है और कुछ भी वो बोलता है, उसके बाद जब वो होश में आता है तो वो भूल जाता है कि उसने क्या जवाब दिए थे। तो पोस्ट नार्को टेस्ट इसी वजह से किया जाता है और वही जवाब फिर से लेने की कोशिश की जाती है उससे और फिर उनका मिलान किया जाता है। तो नार्को टेस्ट के बाद दोबारा हो रही है ये पूछताछ, आरोपी से वही सवाल फिर से पूछे जाते हैं। तो ये पोस्ट नार्को टेस्ट हम आपको बता रहे हैं होता क्या है और ये क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि मिलान किया जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सवाल पूछे गए थे और उसके बाद नार्को टेस्ट में जो पूछे गए थे, एक बार फिर से वही सवाल दोहराए जाते हैं और उन बयानों की मदद से सबूतों और गवाहों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इस पर और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी कन्हैया शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। कन्हैया, हालांकि हमने समझाने की कोशिश की है कि क्यों पोस्ट नार्को टेस्ट ज़रूरी होता है और आफताब का पहला पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ जिसमें 50 से ज़्यादा सवाल उससे पूछे गए, उसके बाद नार्को टेस्ट हुआ। अब ये पोस्ट नार्को टेस्ट ये कितनी अहम कड़ी होती है पूछताछ के लिए? देखिए, हम आपको पूरी भारत 24 के जो दर्शक हैं उनको हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। आरोपी आफताब पकड़ा जाता है, पुलिस उसकी जांच करती है, पुलिस उस मामले में बहुत से जो सबूत है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करती है। आरोपी आफताब ने 35 टुकड़े श्रद्धा के किए हैं और जगह जगह पर फेंका है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस जो अपराध में सभी तरीके के साक्ष्य को इकट्ठा करना है, क्योंकि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। अब आरोपी आफताब का जो बयान है वो लगातार बदल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट कराया। पॉलीग्राफी जो टेस्ट होता है उसमें किसी तरीके की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, उसमें पुलिस को लीड मिलती है और ये देखा जाता है कि क्या चीज़ें सच बोल रहा है, क्या चीज़ें झूठ बोल रहा है। उससे करीब 50 से अधिक सवाल किए गए, जिसका जवाब कई बार उसने हाँ और ना में दिया। इसके अलावा इंग्लिश में जवाब दिया, अंग्रेजी में जवाब दिया और कई जवाब में वो चुपचाप बैठ गया। तो इसके बाद पुलिस को कोई बहुत बड़ी लीड या कोई बहुत बड़ा सुराग नहीं मिला कि आरोपी आफताब के खिलाफ जो है एक अच्छी चार्जशीट तैयार कर सके। इसके बाद नार्को टेस्ट की मंजूरी ली गई। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें
जो जिससे पूछताछ की जाती है उसको एक तरीके की मेडिसिन दी जाती है जिसमें वो अचेत मुद्रा में होता है। जिस तरीके से समझा जाए कि अगर हम गहरी नींद में कुछ बड़बड़ाते हैं तो हमें नींद से उठने के बाद वो चीज़ें याद नहीं रहती है। इसी तरीके की वो प्रक्रिया है जिसमें आफ्ताब को वो चीज़ें याद नहीं है और क्या क्या उसने किस किस सवालों का क्या क्या जवाब दिया है, क्या क्या बयान दिया है, वो पुलिस ने सारा नोट किया है। नार्को टेस्ट के बाद जो है पोस्ट नार्को टेस्ट होता है। पोस्ट नार्को टेस्ट ये होता है कि उसमें ये पता किया जाता है कि जब ये अचेत मुद्रा में था तो इसने किस चीज़ का क्या जवाब दिया है, उसका मिलान करते हैं जब ये होश में है। और आज इस समय जो इस पोस्ट जो नार्को टेस्ट का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर तिहाड़ जेल में चल रही है, जहाँ पर पुलिस की जो टीम है, जो आईओ है, जो इस केस का जो जांच अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो एफएसएल के 4 डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में ये सारी जांच इस समय की जा रही है। इसके बाद ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जा सकता है। अब ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है, तो ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो होता है उसमें किसी तरीके का कोई सवाल नहीं किया जाता, कोई जवाब नहीं मांगा जाता, किसी तरीके की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है कि आपकी आंखों से आप जो चीज़ें देख रहे हैं उससे आपके दिमाग पर और आपके जो मस्तिष्क में क्या असर पड़ रहा है उसकी तरंगों को कैद किया जाता है, जिसमें आरोपी आफ्ताब को वो तस्वीरें दिखाई जाएंगी जो श्रद्धा के साथ था, श्रद्धा के साथ वो कहाँ गया था घूमने, उसकी वीडियोस दिखाई जाएंगी। फिर इसके बाद क्राइम सीन दिखाया जाएगा, जो चीज़ें नहीं मिली हैं, मान लीजिए कोई आरी उसको दिखाई जाती है, आरी के बाद उसकी तरंगों में क्या क्या बदलाव आता है, किस तरीके से बदलाव होता है, उस चीज़ों को कैद किया जाएगा। उस चीज़ों से पुलिस को फिर से सहायता मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि पुलिस द्वारा जितनी भी जांचें कराई जा रही हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं है। कोर्ट इसकी परमिशन जरूर देता है लेकिन वो चीज़ें कोर्ट में मान्य नहीं होती हैं। तो पुलिस को इस आधार पर जो भी लीड मिलती है, चाहे वो नार्को टेस्ट हो, चाहे पोलोग्राफी टेस्ट हो, चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, उसके आधार पर उनको सभी साक्ष्य और सभी सबूत इकट्ठा करने पड़ते हैं, तभी कोर्ट जा करके किसी भी आरोपी को सजा देती है। क्योंकि जो आरोपी है नार्को टेस्ट में अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, किसी भी आरोप में कोई भी जो आरोपी होता है वो अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। इसलिए जो है कोर्ट किसी भी टेस्ट में जो दिए गए बयान होते हैं उसको नहीं मानती है। इसलिए जो पुलिस है उसने बहुत सी चीज़ें अभी बहुत ही उलझी हुई हैं। इसमें जो मुख्य जो हथियार आरी का प्रयोग किया गया है वो आरी अभी बरामद नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ जो श्रद्धा का सर है वो भी अभी बरामद नहीं है, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो आरोपी आफ्ताब है वो पूरी तरीके से बहुत ही माइंड गेम खेल रहा है। बताया जा रहा है कि वो जिस तरीके से क्राइम सीरीज को देखता था उसी तरीके से वो एक तरीके से अपनी डॉक्यूमेंट्री की तरीके से अपने आप को जीने की कोशिश कर रहा है और पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। इस समय वो जेल में जो है चेस खेलता है, शतरंज की चीज़ें बिछा करके खेलता है, जिसमें पुलिस वाला भी वही बनता है और अपने आप को आरोपी भी बनता है। किस तरीके से बचना है, किस तरीके से माइंड गेम प्लान करना है, ये सारा जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल करके आ रही हैं। जो आरोपी से पूछताछ की गई है उससे ये पूछताछ की गई है नार्को टेस्ट में कि वो श्रद्धा को किस तरीके से उसने मारा है। श्रद्धा का जी कन्हैया, ये जो आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं, अब जो श्रद्धा का मोबाइल है, उसके जो कपड़े हैं, उसके बारे में कोई जानकारी जांच टीम जुटा पाई है नार्को टेस्ट के दौरान, या अब ये जो पोस्ट नार्को किया जा रहा है उसमें भी यही सवाल पूछे जाएंगे आफ्ताब से? बिल्कुल, अभी तक अगर पुलिस के पास देखा जाए तो जो बहुत ही जो साक्ष्य हैं वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। अभी तक तो जो शव है उसके सारे बॉडी पार्ट्स ही नहीं मिल पाए हैं महरौली जंगल में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो श्रद्धा का मोबाइल मिसिंग है, श्रद्धा के जो श्रद्धा का सर है वो मिसिंग है। बिना सर के पहचान नहीं बता सकती है पुलिस की ये किसके किसके बॉडी पार्ट्स हैं, जब अभी तक DNA रिपोर्ट नहीं आई है। तो पुलिस की जो अभी जो पूरी कार्यप्रणाली है उसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को खोजना बहुत ज़रूरी है। जब कोर्ट में सारे सवालों का जवाब मांगा जाएगा तो पुलिस को हर एक सवाल का, हर एक चीज़ों की उसके साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे। वो आरी पेश करनी पड़ेगी जिस आरी से आफ्ताब ने श्रद्धा का शव काटा था, मोबाइल पेश करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जो है आरोपी आफ्ताब गया था, हत्या करने के बाद किन किन लोगों से मिला था, किन तरीके से बातचीत हुई थी, किस तरीके से उसने योजना बनाई थी और इस हत्या के बारे में क्या किसी और को पता था। ये सब चीज़ों के जो पहलू हैं वो सारी पहलुओं पर पुलिस को अपने साक्ष्य इकट्ठा करने पड़ेंगे और कोर्ट
कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती यही है पुलिस के लिए कि हर एक चीज़ को इकट्ठा करना, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो पूरी घटना 5 महीने पुरानी है, तो बहुत से साक्ष्य जो है वो खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें अभी मिसिंग हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आ नहीं सकती तब तक जो है, जो आरोपी आफ्ताब है उसको कड़ी सजा नहीं दिला सकती पुलिस। तो लगातार पुलिस जो कोशिश कर रही है कि उसको लीड मिले, इन जांच के माध्यम से ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस की टीम के सामने बनी हुई है और एक बार फिर से आज सवालों का सामना करना होगा आफ्ताब को। और ये जो पोस्ट नार्को टेस्ट है वो इस वक्त तिहाड़ जेल में जारी है। और फिर हम कुछ देर बाद आपके पास आएंगे कन्हैया, और डिटेल्स लेने के लिए और अपडेट लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के तिलक नगर में महिला की हत्या कर दी गई है। घर के अंदर महिला की हत्या की गई है। जो जानकारी मिल रही है, धारदार हथियार से महिला की हत्या की गई है। तो तिलक नगर से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर घर के अंदर महिला की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है इस हत्या को अंजाम देने के लिए। दिल्ली के तिलक नगर में महिला की हत्या की गई है। अभी डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं, ये कौन महिला है जिसकी हत्या की गई है। कोशिश हम कर रहे हैं कि अपने रिपोर्टर से और इस पर जानकारी लें, लेकिन अपने आप में बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना, धारदार हथियार से घर के अंदर महिला की हत्या कर दी गई तिलक नगर में। और वहीं नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला। नोएडा के सेक्टर 57 चौकी के पास की यह घटना है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर जाकर काबू पाया है। 2 वाहनों में टक्कर के बाद कार में आग लग गई। तो दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। ये दरअसल जो जानकारी मिल रही है, 2 वाहनों के बीच ये टक्कर हो गई और उसी के बाद ये कार में आग लग गई। और किस तरह से ये देखिए, धुआं बुरी तरह से उठता हुआ और दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची और किसी तरह से आग को बुझाने में कामयाबी हासिल हो पाई। नोएडा की यह घटना, जहां पर कार बनी आग का गोला। बीच सड़क पर ये 2 वाहनों के बीच टक्कर और उसके बाद ये कार में आग लग गई। तो नोएडा के सेक्टर 57 चौकी के पास की ये घटना है। दमकल विभाग की टीम, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो पहुंची और उन्होंने आग को नियंत्रित किया। और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। बारामूला में हथियारों की खेप बरामद की गई है। 2 AK-47 समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बारामूला में हथियारों की खेप बरामद की गई है। 2 AK-47 समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से जो साजिशें रची जाती हैं, जो सुरक्षा बल हैं वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर काम करते हैं, अलर्ट रहते हैं। और उसी का ये नतीजा है कि बारामूला में हथियारों की खेप बरामद की गई। 2 AK-47 समेत वहां से गोला बारूद बरामद किया गया है। और बिहार में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। बिहार में पहले तो रेलवे इंजन और 500 टन के पुल की चोरी का मामला सामने आया, तो वहीं यहां पूरी की पूरी सड़क ही गायब हो गई। जो सड़क रात में थी वो सुबह उठते ही छूमंतर हो गई। हद तो तब हो गई जब मोबाइल टावर ही चोरी हो गया। तो देखिए बिहार में क्या हो रहा है। गांव की जो सड़क है वही गायब हो गई। पटना में GTPL ये मोबाइल टावर जो है वो चोरी हो गया। एक के बाद एक ये अजीबोगरीब चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले रेलवे इंजन के चोरी होने की जानकारी मिलती है, 500 टन के पुल की चोरी का मामला सामने आता है। अब पूरी की पूरी सड़क ही गायब हो गई है। सड़क रात में थी और सुबह जब लोग वहां पर गए तो सड़क गायब हो चुकी थी। और हद तो तब हो गई जब मोबाइल टावर ही चोरी हो गया। ये पूरा वाकया रेलवे यार्ड का है, जहां इंजन और पुल को चुरा लिया गया था। दूसरा जो वाकया हम आपको बता रहे हैं वो बांका जिले का है। बांका के नवादा खरौनी पंचायत का ये मामला है। गांव में 29 नवंबर 2022 को जब ग्रामीण अगले दिन सुबह जागे तो उनकी सड़क ही गायब थी। इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। खरौनी गांव से कहीं भी जाने के लिए यही एकमात्र सड़क थी। और देखिए आप तस्वीर में, सड़क ही नजर नहीं आ रही, सड़क ही चोरी हो गई। यह अजीबोगरीब घटना बिहार में रात में जब सोकर उठे ग्रामीण और सुबह देखा तो सड़क नहीं मिली। और तीसरी घटना जो है वो पटना की है। पटना के गर्दनी बाग इलाके में GTPL का टावर लगा हुआ था। कुछ लोग अधिकारी बनकर आए और टावर को ही चुरा कर ले गए।
और अब आगे बढ़ते हैं। पटना एम्स के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने एक निजी नर्सिंग होम में जाकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने तोड़फोड़ करते हुए नर्सिंग होम के आगे लगी एम्बुलेंस के शीशे भी तोड़ डाले। इस दौरान नर्सिंग होम पर जमकर पत्थरबाजी भी की गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त एक डीसीपी भी अस्पताल में मौजूद थे। डीसीपी अपनी मां का शव लेने अस्पताल पहुंचे थे। उत्पात मचा रहे बदमाशों ने डीसीपी के साथ भी बदसलूकी की तो अस्पताल की एम्बुलेंस को तोड़ दिया गया। ये घटना पटना की है। वहां पर डीसीपी भी पहुंचे हुए थे अपनी मां का शव लेने के लिए और वहां उत्पात मचाया बदमाशों ने और डीएसपी के साथ भी उन्होंने बदसलूकी की। तो अस्पताल में ये जमकर जो तोड़फोड़ की गई है उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जो एम्बुलेंस थी उसके भी शीशे तोड़ दिए गए और ये तोड़फोड़ करते हुए बदमाश नर्सिंग होम के आगे लगी एम्बुलेंस के शीशे भी उन्होंने तोड़ डाले। जमकर पत्थरबाजी की गई नर्सिंग होम पर। और बिहार से ही एक और जानकारी मिल रही है। मुजफ्फरपुर में एक छात्र की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अमित कुमार नाम के छात्र की गोली मारकर हत्या की गई और फिर असलहा लेकर थाने सरेंडर करने एक शख्स पहुंच गया, जहां आरोपी विशाल कुमार ने कहा कि अमित कुमार का मर्डर कर दिया। उसके गले और सिर में गोली मार दी, जिससे अमित कुमार की मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी थाने पहुंचा, जहां पुलिस के सामने 2 कट्टे और खोखे के साथ सरेंडर कर दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पहले गोली मारी, उसके बाद खुद ही जाकर सरेंडर भी कर दिया। 2 कट्टे और एक खोखा लेकर वहां पर वो पहुंचा और कहा कि मर्डर उसी ने किया है। तो पहले गोली मारी और फिर थाने पहुंच गया सरेंडर करने के लिए। ये एक छात्र बताया जा रहा है जिसकी हत्या की गई है और फिर उसके बाद आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। और बिहार के समस्तीपुर में दिन दहाड़े आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि अभिषेक अपराधियों ने ग्राहक बनकर पिस्टल के बल पर लाखों रुपए लूट लिए, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे बेलगाम अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इन तस्वीरों की मदद से अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही है, क्या बेलगाम अपराधियों पर बिहार में कानून का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? क्योंकि जिस तरह से अपराधी लूट, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है। तो कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपराधी जो कि सीसीटीवी में कैद हो गए। और इस वक्त जानकारी मिल रही है, दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंची हैं नोरा फतेही। नोरा फतेही से ईडी की ये पूछताछ, 200 करोड़ के ठगी मामले में ये पूछताछ की जा रही है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला चल रहा था, दिल्ली में ईडी दफ्तर में पहुंची हैं नोरा फतेही। नोरा फतेही से ईडी की पूछताछ चल रही है। 200 करोड़ की ठगी के मामले में ये पूछताछ वहां पर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने पिता और पूर्व चीफ जस्टिस वी. चंद्रचूड़ के एक रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। दरअसल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में 19 सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति होनी है। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे, तब उनके कार्यकाल में 14 जजों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में उनसे 5 ज्यादा जजों की नियुक्ति होनी है। सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम का फिलहाल काम सुप्रीम कोर्ट में खाली 7 वैकेंसी को भरना है। इनको नियुक्त करने की शक्ति सीजेआई समेत 34 जजों के पास है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी जजों की नियुक्ति का मुद्दा गरमा रहा है। और एक तरफ जहां केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर देरी के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जजों की कमी को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, हाई कोर्ट कॉलेजियम को करनी थी 55% जजों की सिफारिश। 55% वैकेंसी के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम ने नहीं भेजे नाम। 25 नवंबर तक 24 हाई कोर्ट में थी 331 वैकेंसी।
हाईकोर्ट कॉलेजियम ने भेजी सिर्फ 148 जजों की सिफारिश। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट कॉलेजियम को करनी थी 55% जजों की सिफारिश और 55% वैकेंसी के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम ने नहीं भेजे नाम। 25 नवंबर तक हाई कोर्ट में थी 331 वैकेंसी। हाई कोर्ट कॉलेजियम ने भेजी सिर्फ 148 जजों की सिफारिश। तो हाई कोर्ट में जजों की कमी है, वो आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब हाई कोर्ट कॉलेजियम को करनी थी 55% जजों की सिफारिश, लेकिन अब जो रिक्त पड़े हुए हैं स्थान, ये आखिरकार भरे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। 55% वैकेंसी के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम ने नहीं भेजे नाम। तो ये आंकड़े अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 331 वैकेंसी हैं अभी। हाईकोर्ट कॉलेजियम ने भेजी सिर्फ 148 जजों की सिफारिश। और अब आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़ रहे धर्म परिवर्तन के मामलों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने बिहार में इस पर कानून बनाने की बात कही है। दरअसल हाल ही में बिहार के मंत्री आलोक मेहता ने कहा था कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने में कोई गलती नहीं है। इस पर गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रलोभन देकर बिहार में धर्म परिवर्तन का जोर चल रहा है, चाहे ईसाई धर्म ही क्यों ना हो। चुनौती देता हूं, कोई जिला इससे वंचित नहीं है। तो धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने की मांग गिरिराज सिंह की ओर से। बिहार सरकार के मंत्री को कहना चाहता हूं, जायज नाजायज की परिभाषा अगर जिला में कलेक्टर को दे दें और उनके द्वारा हो तो मुझे समझ में आए, लेकिन प्रलोभन दे करके बिहार में धर्म परिवर्तन का जोर चल रहा है, चाहे ईसाई धर्म हो। और मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई जिला है जो इससे वंचित नहीं है। इसलिए मंत्री होकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। धर्म परिवर्तन के लिए कानून होनी चाहिए और ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर प्रहार है। और अब बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो इस वक्त मध्य प्रदेश में है। एम्बुलेंस के लिए बनाया रास्ता। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के आगर से गुजर रही थी, जहां यात्रा के दौरान एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया गया। तो भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से की गई थी और अलग अलग राज्यों से होकर ये आगे बढ़ रही है, इस वक्त मध्य प्रदेश में है ये यात्रा। और आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और उसको रास्ता दिया गया। मध्य प्रदेश के आगर से गुजर रही है इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और इन्हीं तस्वीरों के साथ